बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आज हम हाज़िर हुए हैं इस चैप्टर नंबर 8 क्लास 9 बायोलॉजी के सेकंड लेक्चर के साथ। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन किया था न्यूट्रिशन का, उसमें हमने न्यूट्रिएंट्स वगैरह के बारे में पढ़ा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह के बारे में पढ़ा, और उसके अलावा हमने ऑटोट्रॉफ्स और हीटरोट्रॉफ्स और जो मेजर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके बारे में हमने एक टेबल पढ़ा था। आज हमने उसी लेक्चर को असल में थोड़ा सा प्रोसीड करना है। कुछ चीज़ें अभी उनमें से रहती हैं लास्ट लेक्चर की, तो वहीं से हम प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ना है आज वो है रोल ऑफ नाइट्रोजन, फिर हमने रोल ऑफ मैग्नीशियम पढ़ना है, और फिर हम उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, जिसको हम इम्पोर्टेंस ऑफ फर्टिलाइज़र्स कहते हैं, वो पढ़ेंगे। और इस लेक्चर में थोड़ी सी चीज़ रह जाएगी जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, और वो है एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स जो कि फर्टिलाइज़र्स की वजह से हो रहे होते हैं। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं हम रोल ऑफ नाइट्रोजन से, कि नाइट्रोजन जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट है प्लांट्स के लिए और इसके क्या क्या रोल्स हो सकते हैं, ये कैसे अपना रोल प्ले कर रही होती है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्लांट्स जो हैं वो नाइट्रोजन हासिल कहाँ से करते हैं और किस शक्ल में हासिल करते हैं। प्लांट्स गेट नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स क्या होते हैं, ये लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि नाइट्रेट्स कहते हैं NO3 को। आपको पता है कि 79% 79% हमारे इन्वायरमेंट के अंदर नाइट्रोजन जो है वो गैस की शक्ल में मौजूद है, लेकिन वो 79% नाइट्रोजन, गैसियस नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स के लिए यूजेबल नहीं होती, यानी प्लांट्स उनको यूज़ नहीं कर सकते। तो प्लांट्स को क्या करना पड़ता है, प्लांट्स को उस गैसियस नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनाने पड़ते हैं, यानी नाइट्रेट्स बनाने पड़ते हैं, तभी प्लांट्स जो हैं वो उस नाइट्रोजन को यूज़ कर सकते हैं। NO3 जो है वो नाइट्रेट्स को कहते हैं। तो प्लांट्स जो है वो किस शक्ल में नाइट्रोजन को इनटेक कर रहे होते हैं, नाइट्रोजन को ले रहे होते हैं, वो NO3 की फॉर्म में ले रहे होते हैं। तो उसके बाद जो है वो नाइट्रोजन, हम प्लांट्स जो हैं वो नाइट्रेट्स की शक्ल में जब नाइट्रोजन को लेते हैं तो वो उनका करते क्या है, क्या चीज़ें बना रहे होते हैं उनकी। नाइट्रोजन जो है ये एक मेजर कंपोनेंट है। किस चीज़ का मेजर कंपोनेंट है? प्रोटीन्स का भी मेजर कंपोनेंट है, हार्मोन्स, क्लोरोफिल, विटामिन्स और एंजाइम। ये जो 5 इसेंशियल चीज़ें मैंने लिखी हैं, यानी प्रोटीन, हार्मोन, क्लोरोफिल, विटामिन और एंजाइम, इन पांचों चीज़ों का जो मेजर कंपोनेंट है, जो मेन कंपोनेंट है, वो नाइट्रोजन होता है। और नाइट्रोजन प्लांट्स ने किस शक्ल में लेनी है? नाइट्रेट्स की शक्ल में लेनी होती है, क्योंकि गैसियस नाइट्रोजन को प्लांट्स यूज़ नहीं कर सकते। जैसे हम देख रहे थे ना कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तो गैसियस फॉर्म में यूज़ हो रही थी, लेकिन नाइट्रोजन जो है ये गैसियस फॉर्म में यूज़ नहीं होती, बल्कि ये नाइट्रेट्स की फॉर्म में यूज़ होती है। और प्लांट्स इन नाइट्रेट्स को यूज़ करके प्रोटीन भी बनाता है, हार्मोन्स भी बनाता है, क्लोरोफिल भी बनाता है, विटामिन और एंजाइम्स भी बना रहा होता है। इसके अलावा नाइट्रोजन जब इनटेक कर लेता है प्लांट, तो इन पांचों कंपोनेंट्स के अलावा, इन पांचों चीज़ों के अलावा और भी क्या काम कर रही होती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो मेटाबॉलिज्म है, यानी नाइट्रोजन के अंदर जो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं प्लांट्स के अंदर, जो नाइट्रोजन के रिएक्शंस वगैरह हो रहे होते हैं, उन रिएक्शंस की मदद से प्लांट्स के स्टेम और लीफ की भी ग्रोथ होती है। यानी प्लांट और लीफ की नॉर्मल ग्रोथ के लिए भी नाइट्रोजन जो है वो रिक्वायर्ड होता है। बग़ैर नाइट्रोजन के प्लांट्स के लीफ और ग्रोथ जो है वो नॉर्मली ग्रो नहीं कर सकते। उसके बाद अगर हाई कंसंट्रेशन हो जाए नाइट्रोजन की प्लांट्स के अंदर, यानी सॉइल के अंदर जो है वो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और प्लांट्स ने भी ज़्यादा नाइट्रोजन जो है वो इनटेक कर ली है, तो उस सूरत में क्या नुकसान हो सकता है? हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन कैन डिले फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग इन प्लांट्स। अगर कंसंट्रेशन नाइट्रोजन की जो है वो प्लांट्स के अंदर नॉर्मल कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो जाएगी, जितनी इसको रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा हो जाएगी, तो उससे क्या होगा? उससे प्लांट्स की दो चीज़ें डिले होंगी, यानी दो चीज़ों में देरी हो जाएगी। वो अपने नॉर्मल टाइम पे वो काम नहीं कर सकेगा प्लांट्स जो है। सबसे पहले तो यह है कि वो जो प्लांट है जिसमें नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई है, उसके फ्लावर्स जो हैं वो नॉर्मल टाइम पे, जिस टाइम पे
वो ब्लूमिंग हो जानी चाहिए थी फ्लावर्स की, फ्लावर्स निकल आने चाहिए थे, उस टाइम पे फ्लावर्स नहीं निकल सकेंगे। और जब फ्लावर टाइम पे नहीं निकलेंगे तो फ्लावर से ही तो बाद में फ्रूट बनना होता है। तो जब फ्लावर टाइम पे नहीं निकला तो इसका मतलब है कि फ्रूट भी टाइम पे नहीं बनेगा। यानी नाइट्रोजन की हाई कंसंट्रेशन क्या कर रही है, ये फ्लावर्स के टाइम में डिले कर रही है और साथ साथ जो है वो फ्रूटिंग जो यानी फ्रूट का बनना जो है उसके टाइम में भी डिले कर रही होती है। और अगर डेफिशिएंसी हो जाए नाइट्रोजन की तो उससे क्या होता है, डेफिशिएंसीज ऑफ नाइट्रोजन कैन रिड्यूस यील्ड। यील्ड कहते हैं पैदावार को, पौधे की फसल की जो हम जो फसल काश्त करते हैं, जो पौधा काश्त करते हैं, उसकी जो पैदावार है उसको कहते हैं यील्ड। अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी किसी सॉइल के अंदर और उस सॉइल में उगने वाले पौधे के अंदर, तो उस पौधे की यील्ड यानी पैदावार जो है वो कम हो जाएगी। पैदावार में जो है वो कमी का जो है ना वो सामना होगा पौधे को। और उसके अलावा जो पत्ते होंगे उसके नाइट्रोजन की कमी की वजह से प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं वो भी येलो होना शुरू हो जाते हैं। और जब पत्ते येलो हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि उनके अंदर क्लोरोफिल कम हो रहा है। हमने ऊपर पढ़ा है ना कि मेजर कंपोनेंट है नाइट्रोजन किस चीज़ का, क्लोरोफिल का। तो अगर पत्ते येलो हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि पौधे के अंदर, पौधे के पत्तों के अंदर क्लोरोफिल की कमी वाक़या हो रही है। और जब पौधे के पत्ते के अंदर क्लोरोफिल की कमी वाक़या हो रही होगी तो इसका मतलब है कि वो सनलाइट जितनी एब्जॉर्ब उसको करनी चाहिए थी उतनी वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। और जब वो उतनी सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब है कि वो फोटोसिंथेसिस भी नॉर्मल रेट पे नहीं कर पा रहा जितनी उसे करनी चाहिए, और जितनी ग्लूकोज की प्रोडक्शन होनी चाहिए उतनी ग्लूकोज की प्रोडक्शन भी नहीं हो पाएगी। और जब वो ना तो फोटोसिंथेसिस ठीक से कर रहा है और ना उसके अंदर फूड प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा हो रही है जितनी उसको रिक्वायर्ड है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी ग्रोथ स्टंट हो जाएगी। उसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्टंट। स्टंट का मतलब है कम हो जाएगी, रुक जाएगी, थोड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो येलोइंग ऑफ लीव होती है, साथ साथ क्या होता है, ग्रोथ स्टंट हो जाती है। जब ग्रोथ स्टंट होती है तो उसकी वजह से जाहिर बात है पैदावार के ऊपर भी असर पड़ेगा। तो डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन की वजह से 3 काम हुए, एक तो पैदावार कम हो जाती है, दूसरा पत्ते येलो हो जाते हैं, और तीसरी चीज़ क्या है, वो पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, ग्रोथ कम हो जाती है। तो ये तो था बेटा नाइट्रोजन नाइट्रेट्स की शक्ल में जो है वो प्लांट्स लेते हैं, उससे प्रोटीन, हार्मोन, क्लोरोफिल, विटामिन और एंजाइम्स वगैरह बना रहे होते हैं। और स्टेम और लीफ की ग्रोथ के लिए भी मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्ड होता है। अगर हाई कंसंट्रेशन हो जाए तो उसकी वजह से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग, ये 2 चीज़ें मैंने बताई हैं, इसको याद रखना है। ये MCQs में भी आ जाता होता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो है इन दोनों में डिले हो जाता है, और डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से पैदावार कम हो जाती है, पत्ते येलो हो जाते हैं, और साथ साथ जो है वो पौधे की ग्रोथ भी स्टंट हो जाती है, यानी रुक जाती है या कम हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है रोल ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है ये भी एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, जिस तरह नाइट्रोजन जो है ये एक मैक्रोन्यूट्रिएंट था जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, मैग्नीशियम भी जो है वो एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। सबसे मेन चीज़ इसकी जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs भी है कि मैग्नीशियम जो है ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, यानी इसकी मदद से बनता है, क्या बनता है, क्लोरोफिल बनता है। मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम इज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की जो साख्ती इकाई है एक तरह की, या साख्त के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, या क्लोरोफिल के बनने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो मैग्नीशियम होता है। मतलब इसका ये है कि अगर मैग्नीशियम की प्लांट के अंदर कमी होगी तो उसकी वजह से क्लोरोफिल सही तरह से नहीं बन पाएगा। तो असल में हमने ये जो 2 सिलेक्ट किए हैं आपकी बुक में और आपके सिलेबस में, ये जो नाइट्रोजन और मैग्नीशियम दोनों को सिलेक्ट किया गया और बाकी को इतनी ज़्यादा डिटेल से नहीं बताया गया, उसकी वजह भी यही है कि ये 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि इनके बगैर क्लोरोफिल जो है वो सही तरह से नहीं बन पाता। और जब क्लोरोफिल ही नहीं होगा ना, तो वो ना पौधा फोटोसिंथेसिस कर सकेगा और ना पौधे की जो है वो नॉर्मल ग्रोथ हो सकेगी। तो पहली चीज़ इसका क्या है, पहला पॉइंट कि मैग्नीशियम जो है ये एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है क्लोरोफिल का। और इसके अलावा ये और किस किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, प्लांट्स के वो एंजाइम्स जिन्होंने प्लांट्स को कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स और फैट्स वगैरह बनाने में मदद देनी होती है, उन एंजाइम्स के लिए भी मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी अगर प्लांट्स के अंदर मैग्नीशियम की कमी होगी ना, तो उसकी वजह से वो एंजाइम्स नहीं बन पाएंगे जिन एंजाइम्स ने पौधे में कार्बोहाइड्रेट, शुगर्स और फैट्स को बनाने में मदद देनी थी।
उसके बाद इसके यूजेस क्या है, मैग्नीशियम के किस तरह यूज़ कर रहा होता है प्लांट। इट इज़ यूज फॉर फ्रूट एंड नट फॉर्मेशन। पौधे के अंदर जो फ्लावर बनता है और फ्लावर के बाद जो फ्रूट बनता है उस फ्रूट की फॉर्मेशन में, और ये जो जितने भी हमारे नट्स होते हैं, यानी जिस तरह आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस तरह बादाम है, आलमंड वगैरह, तो या अखरोट वगैरह जो होता है, इन चीज़ों में क्या होता है कि इनका जो नट होता है, ऊपर वाला जो खौल सा होता है इनका, वो नट बनाने के लिए भी और फ्रूट्स बनाने के लिए भी पौधों के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और इसके अलावा सीड्स की जर्मिनेशन के लिए भी, यानी सीड का उगना, बीज का उगना जो है वो भी मैग्नीशियम पे डिपेंड करता है। अगर मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन में कमी आएगी, मैग्नीशियम जो है वो सही तरह से नहीं मिल पाएगा पौधे को, तो ना तो उसमें सही तरह से फ्रूट बनेगा, ना नट्स बनेंगे, और ना ही सीड जो है वो सही तरह से जर्मिनेट कर सकेगा, यानी सीड सही तरह से उग सकेगा। तो ये तो हो गए इसके यूजेस। उसके बाद है इसकी डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम। अगर पौधे को या उस ज़मीन में जिसमें पौधा उगा हुआ है, उस ज़मीन में या पौधे में डेफिशिएंसी होगी मैग्नीशियम की, तो उसकी वजह से क्या होगा, येलोइंग एंड विल्टिंग। विल्टिंग कहते हैं मुरझाने को, और येलोइंग मतलब पीला हो जाना। येलोइंग एंड विल्टिंग ऑफ लीव्स हो जाएगी। डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम कॉज येलोइंग एंड विल्टिंग ऑफ लीव्स। अब देखिए, मैंने शुरू में बात आपको बताई है कि येलोइंग कब होती है लीव्स की, जब उसके अंदर क्लोरोफिल की कमी हो जाती है। तो क्योंकि मैग्नीशियम जो है ये क्या है, ये क्लोरोफिल का मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है, और अगर मैग्नीशियम की कमी होती है तो मतलब क्लोरोफिल की कमी होती है। और क्लोरोफिल आपको पता है कि ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है। पौधे का जो हमें ग्रीन कलर नज़र आ रहा होता है वो असल में क्लोरोफिल की वजह से नज़र आ रहा होता है। तो क्लोरोफिल अगर कम हो चुका है पौधे के अंदर, अगर क्लोरोफिल कम हो चुका है, तो इसका मतलब है कि उसके पत्ते जो हैं वो येलो होना शुरू हो जाएंगे। और जब पत्ते येलो होना शुरू हो जाएंगे तो उससे क्या होगा कि उसमें फोटोसिंथेसिस सही नहीं हो रही, ग्रोथ सही नहीं हो रही, तो उसकी वजह से पत्ते मुरझाना भी शुरू हो जाएंगे। तो येलोइंग और विल्टिंग ऑफ लीव्स होती है डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम की वजह से। तो ये हमने जो लास्ट हमारा लेक्चर था उसका जो रिमेनिंग पार्ट रहता था उसको कवर किया है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है इम्पोर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइज़र किसे कहते हैं? फर्टिलाइज़र कहते हैं खाद को। खाद आपने देखी होगी, एक जो आर्टिफिशियल खाद होती है, फर्टिलाइजर्स होते हैं, वो जिस तरह होम्योपैथिक की छोटी छोटी सी गोलियां होती हैं ना, बारीक सी ग्रैन्यूल्स से होते हैं, ऐसे ही ये ग्रैन्यूल्स होते हैं जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स हम बनाते हैं फैक्ट्रीज़ वगैरह के अंदर। और वैसे तो हम जो है वो कंपोस्ट और मैन्योर वगैरह को भी खाद के तौर पर यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। तो इम्पोर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर में सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन है एडिशन ऑफ सर्टेन मटेरियल्स टू सॉइल। हम समटाइम क्या करते हैं, जब से इंसान की एवोल्यूशन हुई है और इंसान ने एग्रीकल्चर स्टार्ट की है, तब से उसने ये समझा है कि अगर मैं ज़मीन के अंदर कुछ चीज़ें ऐड करूँगा, कुछ मटेरियल्स ऐड करूँगा, तो उससे मैं अच्छी पैदावार जो है वो अपनी फसल की हासिल कर सकता हूँ। तो वो चीज़ें जो इंसान जो है वो ऐड करता है, इंसान डालता है सॉइल के अंदर अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए, असल में उसको कहते हैं खाद। वो खाद जो है वो नेचुरल भी हो सकती है और वो आर्टिफिशियल भी हो सकती है, यानी वो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक दोनों सूरतों में हो सकती है। तो एडिशन ऑफ सर्टेन मटीरियल्स, कुछ मटीरियल्स को डालना या उनको ऐड करना किसमें, सॉइल के अंदर, जिसकी वजह से क्या हो, हम प्लांट्स की अपने डिज़ायरेबल करैक्टरिस्टिक्स हासिल कर सके, यानी प्लांट से हम अपनी डिज़ायरेबल पैदावार या डिज़ायरेबल खसूसियात हासिल कर सके। वो डिज़ायरेबल खसूसियात क्या हो सकती हैं? वो एक तो ये है कि हम मोर फ्रूट हासिल करें, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हम पौधे से फ्रूट हासिल करें, और पौधे की ग्रोथ भी क्या हो, वो बड़ी तेज़ी से हो, और उसमें अट्रैक्टिव फ्लावर्स भी ज़्यादा से ज़्यादा बने। तो वो मटेरियल्स जिनको हम अपनी प्लांट से हम अपनी डिज़ायरेबल करैक्टरिस्टिक्स हासिल करने के लिए ज़मीन में डालते हैं, ताकि पौधे की ग्रोथ भी अच्छी हो, ताकि पौधे में फ्रूट्स भी ज़्यादा हों, ताकि पौधे की पैदावार भी ज़्यादा हो और उसमें अट्रैक्टिव फ्लावर्स भी लगें, ऐसे तमाम मटेरियल्स को हम फर्टिलाइज़र का नाम देते हैं। एक बार फिर से डेफिनेशन देख लें। एडिशन ऑफ सर्टेन मटेरियल्स टू सॉइल रिजल्टेड इन प्लांट्स विद डिज़ायरेबल करैक्टरिस्टिक्स, यानी हमने क्या किया है, ऐड किया है सॉइल के अंदर, कुछ मटेरियल्स को ऐड किया है जिसकी वजह से हमने प्लांट से अपनी डिज़ायरेबल करैक्टरिस्टिक्स हासिल कर ली हैं। सच मटेरियल्स आर नेम्ड एज फर्टिलाइजर्स
ऐसे मटेरियल्स को जिनके ज़रिए से हम पौधे से अपनी डिज़ायरेबल करैक्टरिस्टिक्स हासिल कर रहे हैं, पैदावार वगैरह हासिल कर रहे हैं, उन मटेरियल्स को फर्टिलाइज़र यानी खाद का नाम दिया जाता है। ये इसकी डेफिनेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको अच्छे तरीके से याद करना है आपने। इसके बाद है टाइप्स ऑफ फर्टिलाइज़र, यानी खादों की इकसाम कितनी है, यानी फर्टिलाइज़र जो है जिनकी अभी हमने बात की है, ऊपर जिसकी डेफिनेशन पढ़ी है, इसकी कितनी इकसाम है। इसकी दो मेन टाइप्स हैं फर्टिलाइज़र्स की। वो दो मेन टाइप्स कौन कौन सी हैं? एक तो होते हैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स और दूसरे होते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स। यानी दो तरह के, एक नामियाती खादें होती हैं और एक गैर नामियाती खादें होती हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स। तो पहले हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स को देखेंगे। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो होते हैं इनको उर्दू में गैर नामियाती खादों का नाम भी दिया जाता है, गैर नामियाती खादें। तो ये जो गैर नामियाती खादें होती हैं ये कहाँ पाई जाती हैं और इनको पौधा किस तरह यूज़ कर सकता है, आए उसको देखते हैं। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो है ये नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो है, इनमें कौन कौन से फर्टिलाइज़र शामिल हैं? इसमें रॉक फॉस्फेट शामिल होता है, इसमें एलिमेंटल सल्फ़र शामिल होता है और इसमें जिप्सम भी शामिल होता है। नेचुरली अकरिंग यानी वो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो नेचुरली पाए जाते हैं। ये वैसे तो हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स को इंडस्ट्री के अंदर भी बना रहे हैं, फर्टिलाइज़र्स की पूरी एक इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री के अंदर भी बनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो कि कुदरती तौर पर पाई जाती हैं, यानी हमारे अर्थ क्रस्ट के ऊपर ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? उसमें रॉक फॉस्फेट आता है, उसमें एलिमेंटल सल्फ़र आता है और जिप्सम वगैरह आ जाता है। ये तीन यहाँ पे इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का जिक्र किया गया है और दीज आर नॉट केमिकली मॉडिफाइड। अब बात हमने ऊपर क्या की है? हमने बात की है कि ये नेचुरली अकरिंग है, यानी ये कुदरत में वैसे ही पाई जाती हैं। ये इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तीनों का हमने जो जिक्र किया है और इनके अंदर किसी किस्म की केमिकल मॉडिफिकेशन किए बगैर, यानी इनको इंडस्ट्री में भेजे बगैर और इनके ऊपर किसी किस्म की आर्टिफिशियल प्रोसेसिंग किए बगैर ही हम इनको जो है वो एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ कर लेते हैं। यानी हमने इसको अर्थ क्रस्ट में से निकालना है और सॉइल के अंदर डाल देना है, जिसमें हमने बाद में फसल उगानी है, तो वहाँ पे ये एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ हो जाएंगे। इसके ऊपर किसी किस्म की कोई केमिकल मॉडिफिकेशन, कोई प्रोसेसिंग वगैरह नहीं की जाती। इसके बाद है नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र। ये छोटी सी एक आपकी बुक में एक लाइन दी हुई है, उसको मैंने अलग से हेडिंग बनाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आता है इसका। तो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र कौन से हैं? अगर किसी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का मेन कंपोनेंट, किसी भी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का मेन कंपोनेंट जो है वो क्या हो? वो नाइट्रोजन हो। जैसे हमने नाइट्रोजन की पीछे पूरी डिटेल पढ़ी है कि नाइट्रोजन कितना इंपॉर्टेंट होता है प्लांट्स के लिए और कौन कौन सी चीज़ें और कौन कौन से फंक्शंस के लिए वो अपना रोल प्ले कर रहा होता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन, अगर किसी भी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का मेन कंपोनेंट नाइट्रोजन है तो ऐसे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को हम नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का नाम देते हैं। इफ नाइट्रोजन इज द मेन एलिमेंट ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, अगर किसी भी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का मेन एलिमेंट, मेन कंपोनेंट जो है वो नाइट्रोजन है, दे आर कॉल्ड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स। तो ऐसे फर्टिलाइजर्स को नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का नाम दे दिया जाता है। इसके बाद ये है कि हम ये जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स की हम बात कर रहे थे, इन नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र या इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दोनों, इनके क्या बेनिफिट्स होते हैं पौधों को, पौधे इनसे क्या हासिल कर रहे होते हैं या पौधों के लिए ये किस तरह यूज़फुल होती हैं। तो बेनिफिट्स की हेडिंग है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। तो मोस्ट इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स डिजॉल्व रेडली इन वाटर। अब देखें, एक चीज़ होती है कि उसको आप पानी में डालें तो वो थोड़ा टाइम ले डिज़ोल्व होने में और काफ़ी टाइम लेने के बाद वो डिज़ोल्व हो, फिर उसको जो है वो प्लांट अपटेक कर सके, तो उसमें तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जिनका अभी हमने जिक्र किया है, ये ऐसे फर्टिलाइज़र्स हैं जो क्या करते हैं कि जैसे ही पानी के साथ ये मिलते हैं
तो फ़ौरन से ये हल होना शुरू हो जाते हैं। जब ये फ़ौरन से हल हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि ये पौधों को भी फ़ौरन से इमीडिएटली जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे अपटेक करने के लिए, और फिर इन फर्टिलाइज़र्स को, जो अपटेक फर्टिलाइज़र्स है, इनको वो अपनी ग्रोथ के लिए या अपने किसी भी मेटाबॉलिज्म में वो यूज़ कर सकता है। तो पहला जो इसका बेनिफिट है वो क्या है कि डिज़ोल्व रेडिली इन वाटर, ये पानी के अंदर बड़ी तेज़ी से और आसानी से हल हो जाते हैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। और जब ये आसानी से हल हो जाते हैं तो इसका मतलब है इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट्स फॉर अपटेक, और फ़ौरन से ये पौधों को अपटेक के लिए भी अवेलेबल हो जाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट फ़ायदा है कि इसमें देखें कि चीज़ को टाइम नहीं लगता, पौधे आसानी से बड़ी जल्दी से इसको अपटेक भी कर लेते हैं और इसको जो है वो यूज़ भी कर लेते हैं। तो दो फ़ायदे हैं इसके, एक तो आसानी से ये पानी के अंदर हल हो जाते हैं, दूसरा ये पौधों को भी फ़ौरन से अवेलेबल हो जाते हैं अपटेक करने के लिए। इसके बाद ये हमारा हो गया इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। इसके बाद है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स यानी ऑर्गेनिक खादें। ऑर्गेनिक खादों को उर्दू में हम नामियाती खादों का नाम भी देते हैं। पहले हमने जो है वो पढ़ा है गैर नामियाती खादें, और ये जो होते हैं ये नामियाती खादें होती हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स ज़्यादातर हम कहाँ से हासिल करते हैं? ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स को ज़्यादातर हम प्लांट्स से और एनिमल मटेरियल से हासिल कर रहे होते हैं। दो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, जैसे हमने कहा कि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स तो हमें नेचुरली अर्थ क्रस्ट में से मिल जाती हैं, लेकिन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो है ये हमें पौधों से और एनिमल्स के जो मटेरियल्स होते हैं उनसे हासिल होती हैं। तो ये बहुत कम्प्लेक्स होती हैं। अब देखें, ये मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट से हमें जो है वो गले सड़े फल, सब्जियां वगैरह अगर हम उनको खाद के तौर पर यूज़ करें, तो आप गले सड़े फल को पानी के अंदर रखते हैं तो क्या वो फ़ौरन से डिज़ोल्व हो जाता है? नहीं होता ना डिज़ोल्व। तो इसलिए इसी तरह अगर हम एनिमल मटीरियल की बात करें कि एनिमल्स की का जो फिशेज वगैरह होते हैं, जैसे अगर हम बात करें गोबर की, डंग जो होता है एनिमल्स का, कैटल्स वगैरह का, उसकी बात करें, या फिर हम जो फिशेज होते हैं ये जो चिकन के, उनको भी फर्टिलाइजर्स के तौर पर यूज़ करते हैं। तो आप देखें अगर इनको हम पानी के अंदर डाल भी देना तो ये फ़ौरन से उनके अंदर डिज़ोल्व नहीं होते, यानी इनको टूटने में ज़रा टाइम लगता है, और इसलिए ये प्लांट्स को भी ज़रा देर से अवेलेबल होते हैं अपटेक करने के लिए, इसलिए ये कम्प्लेक्स है। दे आर मोर कम्प्लेक्स एंड टेक टाइम टू बी ब्रोकन डाउन। ये क्या है? ये ज़्यादा कम्प्लेक्स है इनकी निस्बत, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की निस्बत, और ये ज़रा टाइम लेते हैं टूटने में, और टूट के ये उन फॉर्म्स में इन्होंने असल में चेंज होना होता है जिस फॉर्म को प्लांट्स जो है वो अपटेक कर सकते हैं, प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं। तो इनका जो है वो थोड़ा टाइम लगता है कि ये कम्प्लेक्स भी होते हैं और टाइम भी लेते हैं ब्रेक होने में उन फॉर्म्स के अंदर जिस फॉर्म को प्लांट्स इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आगे मैन्योर एंड कंपोस्ट। मैन्योर और कंपोस्ट क्या चीज़ें हैं? मैन्योर और कंपोस्ट जो है इनको हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के तौर पर यूज़ करते हैं। इसको जो है वो इसके कोई मीनिंग्स वगैरह आपकी बुक में नहीं बताए हुए, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखे हैं कि मैन्योर असल में गोबर की खाद को कहते हैं, लेकिन ये अकेले गोबर की खाद नहीं होती, इसमें हम चिकन यानी पोल्ट्री के जो फीसेस होते हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं एज आ मैन्योर। और जो कंपोस्ट होता है ये क्या होता है? ये गली सड़ी सब्जियाँ और इस तरह का, ये जो हमारा घरों का मिसाल के तौर पर हम सब्ज़ी वगैरह काटते हैं, ठीक है, घर में बनाने के लिए, सालन वगैरह बनाने के लिए, तो उसका वो जो बचा खुचा उसके पत्ते वगैरह होते हैं उनको, या फल वगैरह, फलों के पत्ते या फलों के जो छिलके होते हैं वो, ये सारी चीज़ें हम कंपोस्ट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो मैन्योर गोबर की खाद को कहते हैं और कंपोस्ट कहते हैं गली सड़ी सब्जियां और फल वगैरह को। तो इनको हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के तौर पर यूज़ करते हैं। तो एक तो मैन्योर हो गया, दूसरा कंपोस्ट हो गया। अब इनके बेनिफिट्स क्या हैं? अब जैसे हमने ऊपर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के बेनिफिट्स पढ़े, यहाँ पे हम इसके ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के भी बेनिफिट्स पढ़ेंगे। ये क्या करते हैं, यानी ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का काम क्या है? दे कैन इंक्रीज, किस चीज़ को ये इंक्रीज करते हैं? एक तो ये सॉइल ड्रेनेज को जो है वो इंक्रीज करते हैं। सॉइल ड्रेनेज का मतलब ये है कि उसमें से आसानी से पानी गुजर सके और सॉइल जो है वो इतनी भुरभुरी सी हो कि उसमें जो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो ईज़िली जो है वो ग्रो कर सकें और ईज़िली ट्रैवल कर सकें अंडरग्राउंड, ठीक है। मतलब ये ज़मीन को ज़्यादा सख्त नहीं करते, सॉइल को थोड़ा इस हवाले से नरम कर देते हैं कि पौधा उनमें ईज़िली ग्रो कर सकता है। और उसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल टू होल्ड न्यूट्रिएंट्स। और दूसरा फ़ायदा इनका ये है कि ये उसकी
जो सॉइल की एक कैपेसिटी होती है न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर होल्ड करके रखने की, अपने अंदर बचा के रखने की, उसको भी बढ़ा देते हैं। तो पहला फ़ायदा क्या है कि ये सॉइल ड्रेनेज करते हैं, और दूसरा एबिलिटी ऑफ द सॉइल टू होल्ड न्यूट्रिएंट्स, सॉइल की उस एबिलिटी को ये इंक्रीज कर देते हैं जिसके ज़रिए सॉइल अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स को होल्ड करके रख सकती है, बचा के रख सकती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। एक छोटा सा टॉपिक जो है एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स ऑफ फर्टिलाइज़र्स, वो आज के दिन में हमने कवर नहीं किया, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करेंगे। तो क्योंकि वो अभी एक तो यहाँ पे हमारे पास जगह थोड़ी थी, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट कवर हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। एक बार हम जल्दी से इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने रोल्स ऑफ नाइट्रोजन पढ़ा प्लांट्स के अंदर के। प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स की शक्ल में अपटेक करता है और उसको प्रोटीन बनाने, हार्मोन्स, क्लोरोफिल, विटामिन और एंजाइम्स वगैरह बनाने में यूज़ कर रहा होता है नाइट्रोजन को। और इसके अलावा नाइट्रोजन जो है वो स्टेम और लीफ की नॉर्मल ग्रोथ के लिए भी मेजर फैक्टर है। अगर हाई कंसंट्रेशन हो जाए नाइट्रोजन की तो उससे क्या होता है, उससे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो होती है प्लांट्स की उसमें डिले हो जाता है, यानी देरी हो जाती है। अगर डेफिशिएंसी हो जाए नाइट्रोजन की तो उससे जो है वो एक तो यील्ड कम हो जाती है, यानी पैदावार कम हो जाती है पौधे की। दूसरा, पौधे के पत्ते जो होते हैं वो येलो होना शुरू हो जाते हैं, और ग्रोथ भी जो है पौधे की वो स्टंट होना शुरू हो जाती है, यानी कम हो जाती है या रुक जाती है। उसके बाद रोल ऑफ मैग्नीशियम बड़ा प्लांट्स में। मैग्नीशियम जो है ये हमने कहा कि क्लोरोफिल का जो है ना वो मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है ये, और इसके अलावा ये पौधे को उन एंजाइम्स को बनाने में भी मदद देता है जिन एंजाइम्स की मदद से पौधे ने कार्बोहाइड्रेट, शुगर्स और फैट्स वगैरह बनानी होती हैं। यूजेस इसके क्या हैं, इस पौधा जो है, प्लांट्स जो हैं वो मैग्नीशियम को यूज़ करते हैं फ्रूट्स और नट फॉर्मेशन के अंदर, फ्रूट और नट बनाने के लिए। इसके अलावा सीड की जर्मिनेशन के लिए भी मैग्नीशियम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और डेफिशिएंसी अगर हो जाए मैग्नीशियम की तो उसकी वजह से, क्योंकि ये हमने कहा कि क्लोरोफिल का मेन कंपोनेंट है स्ट्रक्चरल, तो इसकी वजह से क्लोरोफिल में कमी होती है, और क्लोरोफिल की कमी की वजह से पत्ते जो है वो येलो होना शुरू हो जाते हैं, और साथ में उनकी विल्टिंग भी हो जाती है, यानी पत्ते मुरझाना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे एक चीज़ स्किप हो गई थी, हमारी कार्निवोरस प्लांट्स। ये हमने इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर से ऊपर ये चीज़ स्किप कर दी थी कि कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो गोश्तखोर पौधे कहलाते हैं। आमतौर पर तो गोश्तखोर आपने एनिमल्स के बारे में सुना होगा ना, तो ये गोश्तखोर पौधे कौन से हो सकते हैं। कुछ पौधे जो हैं उन्होंने अपने अंदर इस तरह का मैकेनिज़्म इवॉल्व कर लिया है, अपने अंदर इस तरह की एबिलिटीज़ पैदा कर ली हैं कि वो स्मॉल एनिमल्स जिसमें इंसेक्ट्स वगैरह ज़्यादातर होते हैं, उन इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं, और ट्रैप करने के बाद अपने अंदर छुपा के और अपने कुछ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स की मदद से उनकी डाइजेशन करते हैं उन इंसेक्ट्स वगैरह की। और डाइजेशन करने के बाद उसकी क्योंकि आपको पता है कि हमने शुरू में कहा कि प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजन से बनती है, तो जब किसी भी स्मॉल एनिमल को जो प्रोटीन जिसकी बॉडी प्रोटीन से बनी होती है उसको ये डाइजेस्ट करेंगे तो उससे प्रोटीन्स निकलेंगी, और प्रोटीन से फिर अमाइनो एसिड निकलेंगी, तो ये अपनी अमाइनो एसिड की सप्लाई को इस तरह भी पूरा कर रहे होते हैं। ये कार्निवोरस प्लांट्स हैं। ये साइड बॉक्स बना हुआ है आपकी बुक में, इसको अच्छे तरीके से याद करना, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। यानी क्या है, कार्निवोरस प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड मैकेनिज्म्स फॉर ट्रैपिंग एंड डाइजेस्टिंग स्मॉल एनिमल्स। कार्निवोरस प्लांट्स ने अपने अंदर ये एक मैकेनिज्म पैदा कर लिया है, बना लिया है, जिसके ज़रिए से वो स्मॉल एनिमल्स को ट्रैप करते हैं और फिर डाइजेस्ट कर लेते हैं। और उनकी डाइजेशन से, द प्रोडक्ट ऑफ दिस डाइजेशन, इस डाइजेशन से जो प्रोडक्ट्स हासिल होती हैं उन प्रोडक्ट्स को वो अपनी नाइट्रोजन की सप्लाई के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइज़र पढ़ा था। इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइज़र में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन थी कि वो मटेरियल जिनको हम सॉइल के अंदर ऐड करते हैं ताकि हम जो है वो अपनी डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हासिल कर सकें प्लांट से, उन मटेरियल्स को फर्टिलाइज़र का नाम दिया जाता है। इसकी आगे दो टाइप्स थी, एक इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और दूसरी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स को गैर नामियाती खादें भी कहते हैं, और जो नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स हैं उनमें रॉक फॉस्फेट, एलिमेंटल सल्फ़र और जिप्सम वगैरह आता है, और ये बिल्कुल भी केमिकली मॉडिफाइड नहीं होती। इनको एज इट इज़ जैसे सॉइल से, अर्थ क्रस्ट से निकाला जाता है वैसे इनको यूज़ कर लिया जाता है। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, अगर किसी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में मेन एलिमेंट जो है, मेन कंपोनेंट जो है वो नाइट्रोजन हो तो उसको नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का नाम दिया जाता है। नाइट्रोजन इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के फंक्शंस क्या हैं या ये बेनिफिट्स क्या देते हैं पौधों को, एक तो ये डिज़ोल्व हो जाते हैं रेडली इन वाटर, आसानी से पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं, जिसके ज़रिए से पौधा इनको फ़ौरन से अपटेक करके अपने लिए यूज़ कर लेता है।
उसके बाद ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यानी नामियाती खादें थी। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ज़्यादातर हम प्लांट्स और एनिमल्स मटेरियल से हासिल कर रहे होते हैं। ये ज़रा कम्प्लेक्स होते हैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स की निस्बत, और इनको जो टाइम लगता है ज़रा टूटने में, और इसी तरह प्लांट्स को ये ज़रा देरी से अवेलेबल होते हैं। और मैन्योर और कंपोस्ट, मैन्योर क्या है, गोबर की खाद है। कंपोस्ट गली सड़ी सब्जियां और फल वगैरह होते हैं जिनको एक पौधा जो है वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के तौर पर यूज़ करता है। बेनिफिट्स इनके क्या हैं, एक तो ये सॉइल ड्रेनेज बढ़ाते हैं, और दूसरा ये एबिलिटी ऑफ सॉइल टू होल्ड न्यूट्रिएंट्स ये भी बढ़ाते हैं, यानी सॉइल की वो एबिलिटी जिसके ज़रिए पौधा सॉइल जो है वो अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स को होल्ड करके रख सकती है। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। होप सो इंशाल्लाह आपको समझ आएगा, और अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।